इसी को सिस्टमेटिकली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है रिसेंटली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट कि क्या रेट होने वाले हैं जिस पे अब सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी कि हमें यूरिया को जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए, उसके प्राइस को भी डी कंट्रोल कर देना चाहिए जिससे यूरिया का कंजम्पशन कम हो सके। जब भी हम न्यूट्रिएंट सब्सिडी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट किस किस न्यूट्रिएंट के लिए कितना पैसा दे रही, और इसी को सिस्टमेटिकली मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, दैट इज एनबीएस स्कीम। तो आज हम इसे देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द इकोनॉमिक सेक्शन एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले अगर देखें हम ये न्यूज में क्यों है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है रिसेंटली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट कि क्या रेट होने वाले हैं जिस पे अब सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए उठ के आता है कि एक्चुअली में ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है क्या। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअली प्लांट्स को फर्टिलाइजर चाहिए ही क्यों है। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए। प्लांट को लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ सॉइल स्ट्रक्चर और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या है वो न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े ज्यादा अमाउंट में चाहिए, एंड देन कम्स द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, आयरन, क्लोराइड। तो अब आप सोचोगे कि ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को नेचुरली क्यों नहीं मिल रहे। अब बात करें इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हम एक सेम फील्ड पे बहुत ज्यादा बार क्रॉप को उगाते हैं, ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी जो है डिटियोरेट हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स बाहर से प्रोवाइड कराने पड़ते हैं जिससे ये हम न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए वो हम उन्हें प्रोवाइड करा पाए। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि प्लांट्स को जो है फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाते सॉइल या एयर से, क्योंकि ओवर द टाइम इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से और ट्रैफिक की वजह से सॉइल की कंडीशन खराब हो जाती है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि हमें फर्टिलाइजर्स क्यों देने पड़ते हैं और हमें फर्टिलाइजर्स क्यों चाहिए। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स कितने टाइप के होते हैं। फर्टिलाइजर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। मोस्टली हम इसे ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले वो फर्टिलाइजर हैं जो कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, मतलब वो फर्टिलाइजर जो हमारी सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। दूसरे हैं वो जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो हमारी सॉइल में फॉस्फोरस प्रोवाइड करेंगे, इवेंचुअली हमारे प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करेंगे। एंड थर्ड वो होते हैं जो पोटेशियम होते हैं, दैट इज के, इसीलिए इनको बोला जाता है एनपीके, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। और इनकी एक डेफिनेट रेशो होती है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये मोस्टली यूरिया फर्टिलाइजर्स, और भी ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, बस सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? यूरिया। अगर हम बात करें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की तो वो हमें मिलता है डायमोनियम फॉस्फेट, डीएपी से। और अगर हम पोटेशियम की बात करें तो वो हमें मिलता है एमओपी से, दैट इज म्यूनेट ऑफ पोटेशियम। तो ये 3 फर्टिलाइजर्स हैं जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं, दैट इज यूरिया, डीएपी एंड एमओपी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। अगर हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की बात करें तो उसमें यूरिया कवर नहीं होता। यूरिया जो है एनबीबीएस स्कीम के अंदर कवर नहीं होता। ओनली जो है दूसरे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, यूरिया को छोड़ के जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनको कवर किया जाता है एनबीबीएस स्कीम के अंदर। और अगर हम देखें तो यूरिया जो है डोमिनेट करता है इस सेक्टर। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर अगर कोई यूज किया जाता है तो वो यूरिया ही है, और यूरिया ही जो है एनबीबीएस स्कीम के अंदर कवर नहीं है। इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं जब यूरिया कवर नहीं हो रहा, इसका क्या इंपैक्ट है, इसे समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 1961 में हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन का डिफरेंट कंपोनेंट थे, और उसमें एक सबसे बड़ा कंपोनेंट था पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसी के बाद से, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इंडिया में फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ऐसे में क्या किया गया, 1992 और 1993 में डी कंट्रोल कर दिया गया फॉस्फोरस और पोटेशियम को। बेसिकली यूरिया के जो प्राइस है
उसे तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट बोलती है कि यूरिया जो है फर्टिलाइजर के लिए इस प्राइस पे मिलेगा, लेकिन जो पोटेशियम और फास्फोरस के जो प्राइस थे उनको डी कंट्रोल कर दिया 1992 के बाद से। जब वो डी कंट्रोल कर दिया तो कंपनीज अपने एमआरपी बनाने लग गई। दो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है बट फिर भी उसकी वजह से उनके प्राइसेस बढ़ने लग गए। लेकिन यूरिया जो है अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर था, गवर्नमेंट अभी भी कंट्रोल के अंदर है इवन यूरिया, और इस वजह से यूरिया जो है कम प्राइस पे अवेलेबल होता है। इसीलिए फार्मर्स के लिए इजी होता है यूरिया को यूज करना। और अब आप अगर हम रेशो देखें, एक्सपर्ट का कहना है जब हम एक फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी रेशो जो है 4:2:1 होनी चाहिए। मतलब उसमें नाइट्रोजन 4 रेशो है तो फास्फोरस 2 एंड K1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें अभी प्रिवेलिंग यूजेज तो 8.3:2.4:1 है। आप देख सकते हो कि एज कंपैरेटिवली यूरिया जो है बहुत ही ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोइल पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जब वो फर्टिलाइज्ड फूड आप खा रहे हो तो आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमने देखा कि किस तरीके से, बिकॉज यूरिया जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर कवर नहीं होती, उसका प्राइस आज भी गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है, वो आज भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से वो कंपैरेटिवली जो फास्फोरस और पोटेशियम एनबीबीएस में मिल रहे हैं उसके कंपैरेटिवली वो चीपर मिल रहा है। इसीलिए उसकी यूजेज जो है ज्यादा की जा रही है और ये जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब बात करें कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम एक्चुअली है क्या। ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो है 2010 में सरकार लेकर आई थी और इसमें जो है सरकार एनुअली डिसाइड कर लेती है। पीएम मोदी ने, मैंने आपको बताया न्यूज में कि उन्होंने रेट डिटरमाइन किया, पर केजी डिसाइड कर देते हैं। रेट जो है पर केजी क्या रेट होगा उसको एनुअल बेसिस पे डिटरमाइन कर दिया जाता है। लाइक आप पर केजी सब्सिडी रेट नाइट्रोजन के लिए 18 पॉइंट होगा, पोटैश के लिए 10 होगा, तो ये एक रेट डिटरमाइन कर दिया जाता है कि क्या रेट है जिसपे सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। उससे पहले आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, रेदर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है और इसको आपको याद रखना चाहिए। तो अगर अभी मैं आपको समझा रही थी कि कैसे पर केजी रेट पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर हमें क्या दिया जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली इसमें क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट आपको कह रही है कि मैं आपको 100 रुपीज पर केजी पे प्रोवाइड करूंगी, तो अगर कोई बैग 1000 रुपीज का है, मान लो कि आपके पास ये डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर का बैग है और ये बैग 1000 रुपीज का अवेलेबल है, तो 1 केजी का बैग है 1000 रुपीज का, और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैं पर केजी पे प्रोवाइड करूंगा 100 रुपीज, तो इस पे जो है आपको सब्सिडी दी जाएगी 100 रुपीज की। तो अब आपको इसका कितना प्राइस पे करना होगा, 900 रुपीज। तो ये क्या हो गई, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है जो 1 केजी पे कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो बताता है। अगर 1 किलो का पैकेट 1000 रुपए का आ रहा है डीएपी का, तो सरकार ने कहा अगर कि मैं आपको इस साल 100 रुपीज प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वो 100 रुपीज कैंसिल हो जाएंगे और आपको सब्सिडी रेट पे मिल जाएगी। लेकिन इसमें आप देखो, अगर इसको अब हम यूरिया के साथ कंपेयर करें, देन यू विल रियलाइज की प्रॉब्लम कहां आ रही है। जब हम यूरिया की बात करते हैं जो कॉस्ट प्लस बेस्ड है, यूरिया में क्या कहती है गवर्नमेंट, वो अभी भी यूरिया के प्राइस को कंट्रोल करती है, उस पर सब्सिडी नहीं दे रही है ऊपर से कुछ फिक्स अमाउंट, रेदर उसके प्राइस को कंट्रोल कर रही है। यूरिया में अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि यूरिया का रेट 1 केजी पैकेट का 500 रुपए होगा, ये सब मैं हाइपोथेटिकल नंबर्स ले रही हूं आपको समझाने के लिए कि 500 रुपए का होगा, तो अगर वो 500 का है लेकिन जो कंपनी यूरिया बना रही है उसने सरकार को कहा कि मैं तो 700 रुपए का बना रहा हूं, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस कंपनी को क्या करेगी, 200 रुपए दे देगी और आपको वो बैग अभी भी 500 का ही मिलेगा। और मान लो कोई और दूसरी कंपनी है जो 800 का बना रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 300 रुपए उस कंपनी को दे देगी, आपको वो बैग अभी भी 500 का मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आ रही है, क्योंकि हमने देखा चाहे अगर यूरिया के प्राइस बढ़ भी रहे हैं, आपको ईदर वे, चाहे वो कंपनी 700 का बना रही है चाहे वो कंपनी 800 का बना रही है, आपको वो 500 का ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको कंपनी को अवार्ड नहीं मिल रहा है एफिशिएंट होने के लिए,
रेदर वो जितनी ज्यादा इनएफिशिएंट है, वो उन्होंने महंगा प्रोड्यूस किया तब भी कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी को तो सरकार से पैसे मिल गए और आपको क्या हो गया, आपको भी चीप यूरिया मिल गया। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका हुआ, सरकार का नुकसान हुआ। क्यों, सरकार को ज्यादा पैसे देने पड़े, कंपनी को जो 800 में बनाना पड़ रहा है उसको भी, और जो 700 में बनाना पड़ रहा है उसको भी। और इसकी वजह से यूरिया का कंजम्पशन कंपैरेटिवली बढ़ गया एज कंपेयर टू इन दोनों से, क्योंकि इस पे सिर्फ फिक्स सब्सिडी मिल रही थी। लेटर से 100 रुपीज की, 80 रुपीज की सब्सिडी मिल रही थी। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, एमआरपी फिक्स हो गया। कंपनी कितना भी रेट बढ़ाए, यूरिया सब्सिडाइजर फर्टिलाइजर्स कितना भी बढ़ जाए, लेकिन आपको यूरिया उसी रेट पे मिल रहा है। आई होप आपको फर्क समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम कैसे कवर करती है और किस तरीके से वो यूरिया को कवर नहीं करती अपने अंदर। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है यूरिया इज इंक्लूडेड इन द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, आपको क्लियरली बताना है कि वो इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने देखा कि क्या चैलेंजेस थे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडाइजर सब्सिडी के, ये इंबैलेंस करता है फर्टिलाइजर्स के यूज को और किस तरीके से यूरिया एज अ रिजल्ट ज्यादा यूज हो रहा है। अब इस पूरी डिस्कशन के बाद आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। एक सीधा एक्शन तो हमें यही पता चल रहा है कि हमें यूरिया को जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए, उसके प्राइस को भी डी कंट्रोल कर देना चाहिए जिससे यूरिया का कंजम्पशन कम हो सके। लेकिन और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ये एमसीक्यू है इस डिस्कशन से रिलेटेड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। 3 स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। एंड अगर आप यूपीएससी 2026 और 2027 की तैयारी कर रहे हो, देन करियर भी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे कोर्सेज एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7082189797 पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियर आईएएस, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।